नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच के तरीके पर बात करेंगे। इसे कहते हैं रेडिकल क्यूरियोसिटी, या हिंदी में कहें तो मूल उत्सुकता। हाँ, मूल उत्सुकता। ये सिर्फ चीज़ों के बारे में जानना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये उन बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाना है जिन पर हमारी समझ, हमारा समाज सब टिका है। बिल्कुल, ये एक तरह की इरादे वाली गहरी जिज्ञासा है। जैसे हम स्टीव जॉब्स के बारे में सोचते हैं, तो उनकी जिज्ञासा सिर्फ सतही नहीं थी। हाँ, वो चीज़ों की तह तक जाना चाहते थे, समझना चाहते थे कि वो काम कैसे करती हैं, उनके बिल्कुल मूल तत्व क्या है। और आज के समय में जब ऐसा लगता है कि कई पुरानी कहानियां, पुराने तरीके उतने कारगर नहीं रहे, शायद ये गहरी पूछताछ और भी जरूरी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि जैसे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा पुराना पड़ गया है अच्छा। और उसे एक अपग्रेड की ज़रूरत है। तो ये मूल उत्सुकता एक तरह से उसी अपग्रेड की प्रक्रिया है। ये उन धारणाओं को परखती है जो शायद अब हमारे काम की नहीं रही, और नए विचारों के लिए, नई संभावनाओं के लिए जगह बनाती है। तो चलिए फिर इसी सोच के तरीके को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। जरूर। तो पहला सवाल यही कि आखिर ये है क्या मूल उत्सुकता? ये सतह पर न जाकर जड़ों तक जाकर सवाल पूछना, ये होता कैसे है? देखिए, ये असल में चीज़ों को उनके सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक हिस्सों में तोड़कर देखने जैसा है। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग भी कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। हाँ, मतलब किसी चीज को समझने के लिए आप ये नहीं देखते कि वो पहले कैसे की जाती थी या दूसरे उसे कैसे करते हैं। आप पूछते हैं, इसके सबसे बुनियादी सच क्या है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे इलॉन मस्क ने रॉकेट बनाने का सोचा। उन्होंने ये नहीं देखा कि रॉकेट कितने महंगे होते हैं। उन्होंने पूछा, रॉकेट बनता किस चीज से है? एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर। अच्छा, इन चीजों की बाजार में कीमत क्या है? और फिर वहां से शुरू किया। ओ, यानी पूरी तरह से शून्य से शुरू करना, परंपरा या मौजूदा तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय। बिल्कुल। या जैसे कोई बावर्ची सोचे कि अच्छा, सब्जी बनाने का पारंपरिक तरीका ये है, पर सब्जी में मूल स्वाद किन चीजों से आता है? क्या मैं उन मूल तत्वों को लेकर कुछ बिल्कुल नया बना सकती हूँ? ये है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। समझ गया। तो ये लीक से हटकर सोचना है, अपनी बुनियाद खुद बनाना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है, या इसमें अनुभव, एक्सपीरियंस का भी कोई रोल है? अनुभव तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना या दिमाग में फैक्ट्स भर लेना वो काफी नहीं है। असल समझ, वो गहरी वाली समझ तब आती है जब हम चीजों को महसूस करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। माया एंजेलो की वो बात याद है? हाँ, बताइए। उन्होंने कहा था कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, पर वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। वाह, ये बात तो बहुत गहरी है। अनुभव हमें वो सिखाता है जो शायद किताबें या लेक्चर नहीं सिखा सकते। वो सीधे दिल तक जाता है। और शायद इसीलिए घूमना फिरना, नई जगहों को देखना, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलना इतना अहम हो जाता है। ये हमें अपने बनाए हुए छोटे से दायरे से बाहर निकालता है। एकदम सही। ये हमें उस चीज से बचाता है जिसे नाइजीरियाई लेखिका चिमामांडा अदिची एक ही कहानी का खतरा कहती हैं। एक ही कहानी का खतरा। हाँ, मतलब अगर हम सिर्फ अपने जैसे, अपने माहौल की कहानियां ही सुनते रहेंगे तो हमारी दुनिया बहुत सिकुड़ जाएगी। हमें लगेगा कि बस यही एक सच है। हाँ, ये तो होता है। जब हम यात्रा करते हैं, अलग नजरिए सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि दुनिया कितनी विविध है, कितने अलग अलग सच हैं। इससे विनम्रता आती है। विनम्रता कैसे? ये समझने से कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि दूसरों के पास भी ज्ञान है, अनुभव है, जिससे हम सीख सकते हैं। जैसे वो चीफ डैन जॉर्ज ने कहा था, हमें अपने से परे की चीजों से प्यार करना सीखना होगा। बाहर निकलना, अनुभव करना हमें ये खुलापन देता है। तो ये अनुभव और खुलापन, ये सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है। जी। तो शिक्षा पर आते हैं। अक्सर हम सोचते हैं, और शायद हमारे सिस्टम भी ऐसे ही बने हैं, कि पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य नौकरी पाना है। हाँ, ये एक आम धारणा है। पर क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ इतना ही है, या कुछ और भी है? देखिए, नौकरी के लिए तैयारी जरूरी है, लेकिन शिक्षा का एक और, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है आलोचनात्मक सोच विकसित करना। क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, सवाल पूछने की क्षमता, चीजों को यूं ही मान ना लेने की आदत। लेकिन कई बार हमारी जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, जिसे पाओलो फ्रेरे ने बैंकिंग मॉडल कहा था। बैंकिंग मॉडल, ये क्या चीज है?
प्रेरे का कहना था कि इस मॉडल में शिक्षक छात्रों के दिमाग में ज्ञान को ऐसे जमा करते हैं जैसे बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं। अच्छा। छात्रों को एक खाली बर्तन समझा जाता है जिसे भरना है। वो निष्क्रिय होकर जानकारी ग्रहण करता है, रटता है। इसमें सवाल पूछने या आलोचना करने की गुंजाइश कम होती है। ये तो काफी हद तक हमारे स्कूलों कॉलेजों में होता दिखता है, रटने पर जोर। हाँ, और ये शायद 19वीं सदी की जरूरत थी, औद्योगिक क्रांति के समय की। आज के जमाने में जहाँ जानकारी हर तरफ बिखरी पड़ी है, शायद ये मॉडल उतना कारगर नहीं रहा। क्योंकि सीखना तो अब क्लासरूम के बाहर भी बहुत हो रहा है। मतलब हम कितना कुछ अपने फोन से, इंटरनेट से, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसे मंचों से सीख रहे हैं, अनौपचारिक रूप से। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि स्कूल शब्द जो है उसका मूल ग्रीक अर्थ अवकाश या फुर्सत था। सच में, अवकाश। हाँ, वो समय जब आप खेलते थे, बहस करते थे, सोचते विचारते थे। इतिहास में देखें तो कभी शिक्षा का उद्देश्य लोगों को काम के लिए तैयार करना रहा, तो कभी अवकाश के लिए। लेकिन आजकल ऐसा लगता है ये थोड़ा वर्ग के आधार पर बंट गया है। हाँ, ये एक दुखद सच्चाई है। ऐसा लगता है कि अमीरों के लिए शिक्षा आत्मसुधार, दुनिया को समझने का जरिया है, और गरीबों के लिए वो अक्सर नौकरी पाने का एक साधन मात्र बनकर रह जाती है। तो ये जो फुर्सत का समय है, सोचने विचारने का, कल्पना करने का, क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों का ही हक है? यही सवाल है। हमें शिक्षा देने और सीखने के बीच का फर्क समझना होगा। सीखना एक बहुत ही व्यक्तिगत एक्टिव प्रक्रिया है। हाँ। इसमें कल्पना लगती है, जैसा हाना एरेंट कहती थी। इसमें प्रेम और करुणा लगती है, जैसा दलाई लामा कहते हैं। और इसमें जिज्ञासा तो है ही। और शायद कभी कभी कुछ भुलाना भी पड़ता है, पुरानी सीखी हुई बातें जो अब काम की नहीं रही। अनुपयोगी धारणाओं को छोड़ना, ये भी एक तरह की सक्रियता है, एक तरह का एक्टिविज्म है। ये पुरानी धारणाओं को छोड़ने की बात बहुत अहम है, और यहीं पर कहानियों का रोल आता है ना। कहानियां हमें दुनिया समझाती हैं, खासकर अनिश्चितता के समय में। हाँ, कहानियां हमें जोड़ती हैं, हमें अर्थ देती हैं। लेकिन कई बार वही कहानियां हमें पीछे भी खींच सकती हैं, जो पुरानी पड़ चुकी हैं या शायद हानिकारक भी हैं। हाँ, बिल्कुल। लेखिका रेबेका सोलनिट कहती हैं कि ऐसी पुरानी हानिकारक कहानियों, लेगेसी नैरेटिव्स को पहचानना और उन्हें ईमानदारी से नाम देना, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमें देखना होगा कि कौन सी कहानियां अब बदल रही हैं, जैसे काम करने के तरीके कैसे बदल रहे हैं, जेंडर या नस्ल के बारे में हमारी समझ कैसे बदल रही है, जलवायु परिवर्तन को हम कैसे देख रहे हैं। इन बदलावों को पहचानना जरूरी है। पर सिर्फ पुरानी कहानियों की आलोचना करना या उन्हें नकारना ही काफी है, या हमें कभी ओशन वोंग की बात याद आती है। वो कहते हैं कि हमें विकल्प भी पेश करने होंगे। सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि क्या गलत है, हमें ये भी कल्पना करनी होगी कि सही क्या हो सकता है। यानी नई बेहतर कहानियां गढ़ना। हाँ, कहानियां एक तरह का सामाजिक ढांचा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे एरिक क्लिंगबर्ग कहते हैं कि लाइब्रेरी या पार्क सिर्फ इमारतें या जगह नहीं है, वो सामाजिक ढांचा है जो लोगों को जोड़ते हैं। वैसे ही कहानियां हमें जोड़ती हैं, हमें दिशा देती हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा माहौल लग रहा है कि लोग अपनी अपनी कहानियों में अपने अपने सच में ज्यादा कैद होते जा रहे हैं। संवाद, डायलॉग कम हो गया है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता की बात है। सार्वजनिक जीवन के केंद्र में संवाद होना चाहिए, जहां अलग अलग विचार टकराएं, बहस हो। लेकिन आज हम अपने अपने इको चेम्बर्स में, अपने बुलबुलों में बंद हो गए हैं। इसका नतीजा है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, समाज का बट जाना। लोग तथ्यों से ज्यादा अपनी भावनाओं, अपनी पहले से बनी धारणाओं पर यकीन करने लगते हैं। स्टीफन कोलबर्ट ने इसके लिए एक मजेदार शब्द गढ़ा था, ट्रूथीनेस। हाँ, मतलब वो चीज जो सच न होते हुए भी महसूस सच जैसी हो, क्योंकि वो हमारी भावनाओं या हमारे विश्वासों से मेल खाती है। ये तो खतरनाक है। अगर हम तथ्यों पर सहमत नहीं हो सकते तो बात कैसे होगी? बिल्कुल। और लेखिका बेल हुक्स तो कहती हैं कि ये ध्रुवीकरण एक तरह का मानसिक आघात है, ट्रॉमा है, जो समाज को बीमार कर देता है। तो इसका इलाज क्या है? बेल हुक्स के अनुसार इलाज सिर्फ संवाद है, मुश्किल ही सही पर बात करना। हमें आउटसाइडनेस को अपनाना होगा। आउटसाइडनेस, ये क्या है? ये मिखाइल बाख्तिन का विचार है। इसका मतलब है खुद को दूसरों की नजर से देखने की क्षमता। ये समझना कि मेरा नजरिया ही एकमात्र नजरिया नहीं है। हमें अदरनेस यानी दूसरों को अलग और कमतर समझने की भावना से बाहर निकलना होगा। जेम्स बॉल्डविन, टोनी मॉरिसन, इन सब ने इसी बात पर जोर दिया है। हमें ये मानना होगा कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं,
ग्वेंडोलिन ब्रूक्स की वो खूबसूरत पंक्ति है, हम एक दूसरे की फसल हैं, हम एक दूसरे का काम है, हम एक दूसरे की विशालता और बंधन है। वाओ, ये जुड़ाव महसूस करना बहुत जरूरी है। और आपने कॉमेडी का जिक्र किया था। हाँ, आजकल कुछ कॉमेडियन सिर्फ हंसा नहीं रहे, वो एक तरह के दार्शनिक बन गए हैं। जैसे हना गैट्सबी या डेव चैपेल। वो कॉमेडी का इस्तेमाल समाज की मुश्किल और असुविधाजनक सच्चाइयों पर सवाल उठाने के लिए कर रहे हैं। वो हमें हंसाते हुए सोचने पर मजबूर करते हैं। ये भी संवाद का एक शक्तिशाली रूप है। हाँ, ये बात सही है। संवाद और सोचने के लिए शायद एक और चीज बहुत जरूरी है, समय। हाँ। मुझे जॉर्जिया ओकीफ की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि किसी फूल को सच में देखने के लिए वक्त लगता है जैसे दोस्त बनाने के लिए वक्त लगता है। बहुत सुंदर बात है। पर क्या आज हम समय के साथ दोस्ती निभा रहे हैं या हमने उसे दुश्मन बना लिया है? हर पल कुछ करने की, भागने की होड़। ज्यादातर तो हम दौड़ ही लगा रहे हैं। हमने समय को पैसे की तरह बना दिया है। टाइम इज मनी। हर पल को उत्पादक बनाना है, उसे खर्च करना है। जबकि जो धीमा, शांत समय होता है, जिसमें हम शायद कुछ नहीं कर रहे होते, वही सबसे कीमती होता है। उसी खालीपन में, उसी ठहराव में तो नए विचार आते हैं, रचनात्मकता पनपती है। लेकिन हमारी आज की डिजिटल दुनिया, हाँ, सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशंस, इन्होंने हमारे समय और हमारे ध्यान को छोटे छोटे, बहुत छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। जेरोन लैनियर और ट्रिस्टन हैरिस जैसे लोग जो खुद टेक इंडस्ट्री के अंदर के हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं इस बारे में। हाँ, वो बता रहे हैं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म हमारे ध्यान को बेचकर पैसा कमाते हैं और हमारी सोच, हमारे व्यवहार तक को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम लगातार रिएक्ट करने के मोड में रहते हैं। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। गहराई से सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल, हम रिएक्टिव हो गए हैं, रिफ्लेक्टिव नहीं रहे। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, काम के जगह पर भी होता है। जेसन फाइट की वो बात कि ऑफिस में हमारा दिन मीटिंग्स, ईमेल्स, मैसेजेस में इतना बढ़ जाता है कि किसी एक काम पर ठीक से ध्यान ही नहीं लग पाता। हाँ, वो वर्क मोमेंट्स कहते हैं इसे। छोटे छोटे पल, किसी सार्थक काम को पूरा करने के लिए जो लंबा, बिना बाधा वाला समय चाहिए, वो मिलता ही नहीं। और ये जो मल्टीटास्किंग का मिथ है, हाँ, वो बिल्कुल एक मिथ है। रिसर्च दिखाती है कि इससे उत्पादकता बढ़ती नहीं, घटती है, और तनाव अलग बढ़ता है। हमारे दिमाग एक बार में एक ही काम पर ध्यान देने के लिए बने हैं। तो हमें शायद ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन करने की जरूरत है जो हमारी इंसानियत को कमजोर करने के बजाय उसे मजबूत करे, जो ध्यान भटकाने के बजाय ध्यान लगाने में मदद करे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हमारे लिए होनी चाहिए, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। समय की बात करते हुए एक और दिलचस्प पहलू है समय की धारणा। आइंस्टाइन ने बताया था कि समय निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष है, टाइम डायलेशन। हाँ, गति और गुरुत्वाकर्षण के साथ समय की गति बदल जाती है। और सामाजिक स्तर पर भी क्या ऐसा नहीं है कि हर कोई बदलाव को एक ही रफ्तार से नहीं अपनाता? सबकी टाइम रेडीनेस अलग होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कुछ लोग नई चीजों को जल्दी अपना लेते हैं, कुछ वक्त लेते हैं। हमें ये अंतर समझना होगा। और इसी से जुड़ा है नवाचार या इनोवेशन का विचार। आजकल इनोवेशन का मतलब अक्सर सिर्फ नया टेक प्रोडक्ट या मुनाफा कमाना समझा जाता है। हाँ, जैसे कोई नया ऐप आ गया या कोई नया गैजेट, बस यही इनोवेशन है। पर क्या असली नवाचार ये है या वो सोच बदलने से आता है? असली नवाचार मानसिकता बदलने से आता है, और उसके लिए एक खास तरह की भावना, एक एहसास बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं विस्मय या ऑ। विस्मय मतलब हैरत, आश्चर्य। हाँ, कुछ वैसा ही। जब हम कुछ बहुत विशाल, बहुत भव्य या हमारी समझ से परे कोई चीज देखते या अनुभव करते हैं, जैसे रात में अनगिनत तारों से भरा आसमान, या कोई महान कलाकृति, या किसी की असाधारण उदारता, तो हमें विस्मय महसूस होता है। ये हमें हमारी छोटी छोटी रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठाता है, हमें एहसास दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी, अद्भुत चीज का हिस्सा हैं। और इससे क्या होता है? ये हमारी पुरानी सोच के दायरों को तोड़ता है, हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। विस्मय हमें विनम्र बनाता है और नए विचारों के लिए दरवाजे खोलता है। सच्चा नवाचार दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए नई सोच विकसित करना है, और विस्मय इसमें हमारी मदद कर सकता है। तो शायद हमें अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखने की जरूरत है जो हर चीज को आश्चर्य से देखता है, जिसके मन में हजार सवाल होते हैं। बिल्कुल, वो बचकाना आश्चर्य, वो जिज्ञासा, वही तो मूल उत्सुकता की जड़ है। लेकिन जीवन हमेशा आश्चर्यजनक नहीं होता। कई बार बड़े झटके लगते हैं, जैसे ये महामारी थी, और उसके बाद एक अजीब सी सुस्ती, एक जड़ता महसूस होती है। हाँ, न पूरी तरह डिप्रेशन, न पूरी तरह ठीक, बस एक
खालीपन सा। एडम ग्रांट ने इसे लैंग्विशिंग कहा था। हाँ। महामारी के दौरान ये एहसास बहुत से लोगों ने महसूस किया, एक तरह की भावनात्मक धुंध। इससे कैसे उभरा जाए? ग्रांट कहते हैं कि इसके लिए सक्रिय आराम, एक्टिव रेस्ट जरूरी है। मतलब सिर्फ पढ़े रहना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना जिसमें आप पूरी तरह डूब जाएं, जिससे आपको खुशी मिले, कोई शौक, कोई खेल, कुछ नया सीखना। और सबसे बढ़कर जीवन में अर्थ खोजना। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी यातना शिविरों में रहकर भी जीवन का अर्थ खोजा था। हाँ, उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अर्थ की यही खोज हमें सबसे मुश्किल हालात में भी जीने की ताकत देती है। जब हमारे पास जीने का क्यों होता है, तो हम कोई भी कैसे सह सकते हैं। ये अर्थ खोजने की बात हमने टीवी पर टैलेंट शोज में भी देखा है। कैसे कोई साधारण सा दिखने वाला इंसान मंच पर आता है और अपनी कला से, अपने हुनर से सबको हैरान कर देता है। हाँ, वो पल बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो जो पल होता है जब कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है, जिसे अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार कहा था, उसे देखकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, वो आंसू शायद उस जीवंतता, उस एहसास के गवाह होते हैं कि इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। वो हमें प्रेरित करते हैं। तो हमें शायद ऐसे और मंच, ऐसे और माहौल बनाने की जरूरत है जहां लोग अपनी इस उच्चतम क्षमता को महसूस कर सकें। बिल्कुल। ओपरा विन्फ्रे ने एक बार अमेरिका की कुछ महान अश्वेत महिलाओं के सम्मान में लेजेंड्स बॉल नाम का एक कार्यक्रम किया था। वहां माहौल इतना सकारात्मक, इतना प्रेरणादायक बनाया गया कि असाधारण पल अपने आप बनते चले गए। सही माहौल प्रतिभा को निखरने का मौका देता है। पर क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि, इंडिविजुअल एक्चुअलाइजेशन की ही बात है, या हमें सामूहिक साक्षात्कार, कलेक्टिव एक्चुअलाइजेशन के बारे में भी सोचना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। मतलब ये विचार कि मैं तभी फल फूल सकता हूं जब मेरा समाज, मेरे आसपास के लोग भी फल फूल रहे हों। हाँ, ये सोच पारंपरिक अमेरिकी व्यक्तिवाद और पूंजीवाद की धारणाओं को चुनौती देती है। वहां जोर मैं पर ज्यादा रहा है, लेकिन अब ये समझने की जरूरत बढ़ रही है कि हम सब जुड़े हुए हैं। मैं तभी आगे बढ़ सकता हूं जब हम आगे बढ़ें। मेरा सुख दूसरों के सुख से जुड़ा है। और ये जुड़ाव सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है ना, प्रकृति के साथ भी। बिल्कुल। अक्सर पश्चिमी सोच ने इंसान को प्रकृति से अलग, उससे श्रेष्ठ माना है। प्रकृति को बस एक संसाधन समझा है जिसका इस्तेमाल करना है। जबकि कई पुरानी संस्कृतियां, खासकर दुनिया भर की स्वदेशी संस्कृतियां, वो पृथ्वी को एक जीवित सत्ता मानती हैं। वो मानती हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। ये अलगाव, ये खुद को मालिक समझना बहुत खतरनाक साबित हुआ है। जरा सोचिए, पृथ्वी का इतिहास अरबों साल का है। उसमें इंसान का अस्तित्व तो बस एक सेकंड जितना है, और इतने कम समय में हमने कितना नुकसान पहुंचा दिया है। ये विनम्रता कहाँ गई? शायद प्रकृति के करीब जाने से ये विनम्रता वापस आती है। ये एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल सृष्टि में। हाँ, जरूर। डेविड थोरो जब वॉल्डन तालाब के किनारे अकेले रहते थे, जंगल में घूमते थे, तो उन्हें लगता था कि वो किसी महान अदृश्य साथी के साथ चल रहे हैं। प्रकृति हमें हमारी सही जगह का एहसास कराती है। और चलना, आपने कहा था कि चलना सोचने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ, खासकर धीरे धीरे टहलना, जिसे थोरो सॉन्टरिंग कहते थे, बिना किसी मंजिल के बस यूं ही घूमना। स्टीव जॉब्स भी अपनी जरूरी मीटिंग्स चलते हुए करते थे। अच्छा। हाँ, जब शरीर गति में होता है तो दिमाग अक्सर ज्यादा खुल जाता है, नए विचार आते हैं। लेकिन आजकल तो ज्यादातर आबादी शहरों में सिमटती जा रही है। शहरी जीवन को ज्यादा ग्लैमरस माना जाता है। क्या हमने ग्रामीण जीवन के महत्व को कम करके आंका है? ऐसा लगता तो है, लेकिन अब कुछ विचारक, जैसे मशहूर आर्किटेक्ट रेम कूलहास, कह रहे हैं कि असली नवाचार, असली बदलाव शायद अब ग्रामीण इलाकों में हो रहा है, शहरों में नहीं। शहरों में भीड़ है, शोर है, लगातार भागदौड़ है। ग्रामीण इलाकों में शांति है, जगह है, प्रकृति से जुड़ाव है। ये सब गहरी सोच के लिए जरूरी माहौल देते हैं। इतिहास देखें तो कई महत्वपूर्ण रचनात्मक और सामाजिक आंदोलन ग्रामीण इलाकों से ही शुरू हुए। कलाकारों के रहने और काम करने की जगह, आर्टिस्ट रेजिडेंसीज, हाईलैंड ऑफ फोक स्कूल जैसा संस्थान, या रूरल स्टूडियोज जैसे आर्किटेक्चरल प्रोग्राम, ये सब ग्रामीण इलाकों की ताकत दिखाते हैं। तो गांव सिर्फ खेती के लिए नहीं है, वो नई सोच और बदलाव के केंद्र भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए शायद एक और चीज जरूरी है, थोड़ी स्थिरता, थोड़ी सुरक्षा। जॉर्ज ऑरवेल में गरीबी पर लिखते हुए कहा था कि जब इंसान का सारा ध्यान सिर्फ अगली रोटी जुटाने पर लगा हो, तो भविष्य के बारे में सोचना, कल्पना करना, वो एक विलासिता बन जाता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। इसे कल्पना की असमानता कह सकते हैं।
अगर समाज का एक बड़ा तबका सिर्फ आज में जीने को मजबूर है, तो वो बेहतर कल की कल्पना में भागीदार कैसे बनेगा? और ये सिर्फ उस तबके का नुकसान नहीं, ये पूरे समाज का नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि बेहतर भविष्य तो सबको मिलकर ही सोचना होगा। क्या कल्पना करना, सपने देखना एक बुनियादी मानवीय जरूरत नहीं है? और इससे जुड़ा एक और बुनियादी सवाल उठता है, क्या हम एक समाज के तौर पर, एक सभ्यता के तौर पर वाकई जीवन को महत्व देते हैं? मतलब सिर्फ इंसानी जीवन को ही नहीं, बल्कि इस धरती पर मौजूद हर तरह के जीवन को, पेड़ पौधे, जानवर, नदियां, पहाड़, हमारा इतिहास देखें, युद्ध, हिंसा, नस्लवाद, पर्यावरण का विनाश, क्या ये सब यही नहीं दिखाते कि हमने अक्सर जीवन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया? ये एक चुभता हुआ सवाल है। शायद हमने महत्व नहीं दिया, हमने अक्सर तरक्की, मुनाफे, ताकत को जीवन से ऊपर रखा है। तो हमें शायद सिर्फ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से आगे बढ़कर यूडाइमोनिक्स के बारे में सोचना होगा। यूडाइमोनिक्स, हाँ, ये ग्रीक दर्शन से आया शब्द है। इसका मतलब है सच्ची मानवीय खुशहाली, जिसमें सिर्फ पैसा या भौतिक चीजें नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन, अच्छे रिश्ते, समुदाय, स्वास्थ्य, आत्मविकास, ये सब शामिल हो। एक ऐसी व्यवस्था जो जीवन को उसकी समग्रता में केंद्र में रखे। क्योंकि जीवन को महत्व न देने की कीमत बहुत भारी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। और यहीं पर शायद आशावाद और कल्पना की जरूरत सबसे ज्यादा है। उन यूटोपिया, उन आदर्श लोकों की कल्पना करना जरूरी है जहां जीवन को महत्व दिया जाता है। हाँ, जैसे वो फिल्म थी फील्ड ऑफ ड्रीम्स, इफ यू बिल्ड इट ही विल कम। अगर तुम बनाओगे तो वो आएगा। ये कल्पना की ताकत है, असंभव को संभव बनाने की। वर्ल्ड फेयर जैसे आयोजन कभी इसी यूटोपियन सोच का प्रतीक हुआ करते थे, भविष्य की झलक दिखाते थे, पर अब वो बात नहीं रही। हाँ, शायद वो आशावादी कल्पना थोड़ी कमजोर पड़ गई है। कल्पना और रचनात्मकता को अक्सर सॉफ्ट स्किल मानकर हाशिए पर डाल दिया जाता है, जैसे ये कोई गंभीर काम ना हो। जबकि जेम्स बॉल्डविन कहते थे कि कलाकार समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि वो आईना दिखाता है, वो उन सच्चाइयों को उजागर करता है जिन्हें समाज देखना या स्वीकारना नहीं चाहता। कलाकार अपनी कल्पना से हमें झकझोरता है। हाँ, कलाकार खुद ही अपनी प्रयोगशाला होता है। तो आज हमारे सामने जो इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता, मानसिक स्वास्थ्य का संकट, क्या इनसे निपटने के लिए हमें सिर्फ वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नीति निर्माताओं की ही जरूरत है? नहीं, हमें कलाकारों, कहानीकारों, कवियों, संगीतकारों, दार्शनिकों यानी कल्पनाशील लोगों की भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरत है। वो हमें नए नजरिए दे सकते हैं, हमें प्रेरित कर सकते हैं, हमें जोड़ सकते हैं। ग्रेटा थुनबर्ग जैसी आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव के लिए, उम्मीद के लिए कल्पना कितनी जरूरी है। तो अंत में बात वहीं आ जाती है, कल्पना। हाँ, पृथ्वी के भौतिक संसाधन सीमित हो सकते हैं, तेल, कोयला, पानी, ये सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन कल्पना एक ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होता। ये तो पुनर्योजी है। बिल्कुल, जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ता है। शायद ये हमारा सबसे मूल्यवान, सबसे टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन है, हमारी कल्पना। तो आज हमने ये जो मूल उत्सुकता की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है, कैसे सीखने के तरीकों पर दोबारा सोचना जरूरी है, कैसे कहानी और संवाद की ताकत को समझना जरूरी है। हाँ, और कैसे समय के साथ हमारा रिश्ता, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जीवन में अर्थ और वो जीवंतता का एहसास खोजना जरूरी है। प्रकृति से सीखना, विनम्र होना, और सबसे बढ़कर कल्पना को, इमेजिनेशन को वो जगह देना जो उसका हक है। मूल उत्सुकता सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक जीने का तरीका है। ये हमें उन पुरानी जकड़ी हुई सोचों से आजाद होने में मदद कर सकता है जो अब शायद हमारा बोझ बन गई हैं, और एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने और फिर उसे हकीकत बनाने की दिशा में पहला कदम उठाने की ताकत दे सकता है। हाँ, आज की जो उलझनें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे जूझने और नए रास्ते तलाशने की हिम्मत देता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से श्रोताओं को भी कुछ सोचने के लिए मिला होगा, कुछ नए विचार आए होंगे। क्या इस तरह से इन अवधारणाओं पर बात करना आपके लिए मददगार रहा? हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जाते जाते एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, जो एक्सपर्ट ने अभी कहा उसी से जुड़ा हुआ। अगर कल्पना वाकई हमारा सबसे शक्तिशाली, कभी ना खत्म होने वाला पुनर्योजी संसाधन है, तो हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी शिक्षा में,
अपने काम में, अपने समाज में कैसे और ज़्यादा जगा सकते हैं, इसे कैसे सींच सकते हैं, ताकि ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात ना रहकर वाकई हमारे आने वाले कल को बनाने का एक मुख्य जरिया बन जाए। सोचिएगा ज़रूर।